वेरी गुड। ठीक है। सो दिस इज अ सिस्टम जहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एंड एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज पेज 114। जल्दी से बेटा रजिस्टर निकाल अपना क्विकली। सो इन अ सर्कल कॉर्ड इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। कैसा हुआ तुम्हारा टूर्नामेंट? विन हो इस पास आगे के लेवल पे गए। कौन सा था ये बेटा? जोनल था? नेशनल? रीजनल हुआ कि नहीं? डिस्ट्रिक्ट, हाँ नहीं रीजनल्स भी आता ना आई थिंक। अच्छा चलो, आई मे नॉट बी, हाँ जोनल के बाद डिस्ट्रिक्ट हुआ। हो गया, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। चलो, तो जब ऐसा हो ना तो लगता है मेहनत सफल हो गई है ना। गुड रन। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में ना कल यहाँ पर ये क्वेश्चन करते हुए थोड़ा सा सिस्टम में गड़बड़ी आ गई थी। ठीक है। सो वी हैव कॉर्ड ए बी विच इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। सो वेन एवर इट्स गिवन 5 सेंटीमीटर अवे दैट मीन्स आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर ओडी दैट इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पे मार्क कर लो, डिस्टेंस इज ऑलवेज, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक हो गया, ये चीज हमने करना है। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13। तो अब जो रेडियस है वो 13 सेंटीमीटर है। ये आपको डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दिया है। हमने कल किया था परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। सो देयरफॉर वी से एडी इज इक्वल टू बीडी। तो हमारे पास बन रहा है इन राइट ट्रायंगल ए डी ओ। एक आपकी कल साइंस क्लास वगैरह कुछ है, कोई एक्स्ट्रा क्लास? संडे होगी? पता नहीं, हो सकती है। मैं आपको टाइमिंग्स दूंगी, आपके टेस्ट की रिविजन्स और डिस्कशन करनी है। ठीक है। तो हो सकती है, कोई बात नहीं, मुझे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको टाइम देना ही है ना। हाँ ठीक है ना। तो आई कॉल यू। संयोगिता मैम ने अब शुरू कर दिया ना धीरे धीरे, तो कल से अच्छा, कल उनकी उनके साथ क्लास है? हो सकती है। अच्छा, मुझे बता दीजिएगा आप जब भी होगी, और मैम भी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो इट्स ओके। मुझे तो आपके साथ लेना ही है ना टाइम। ठीक है। तो कल हमें चैप्टर 4, ताकि मैं आपको फर्स्ट 4 चैप्टर्स की रिवीजन करवा सकूं, तो जो हमारे पास टेस्ट है उसकी डिस्कशन होगी कल। तो जब हम एडी स्क्वायर की बात कर रहे हैं, यहां पर वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो एडी स्क्वायर की बात करें तो ये 12 स्क्वायर आ जाएगा जब आप सारी कैलकुलेशन करोगे। एडी इज 12। सो व्हाट वी नीड इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, एंटायर कॉर्ड ए बी। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि अगर एडी और बीडी इक्वल हैं, और अगर उसको हमने एक्स एंड एक्स मान लिया, तो इसका मतलब ए बी जो है वो 2x हो जाएगा। सो ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लेना, इस पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं क्लास में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा भी दूंगी। ठीक है। आई थिंक मोस्टली कवर्ड है। अब चलो एक बात मान लो, तुम्हारा जो पेपर है ना, मोर ऑफ प्रूफ छोड़कर, क्यों हंसी आ रही है बेटा हमें? क्यों स्माइल कर रहे हो? क्वेश्चन पे ध्यान दे। माइंड को, दिमाग, मेरे को स्माइलिंग से प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा दिमाग उधर जा रहा है कहीं और घूम रहा है क्लास में, तुम सिर्फ नोट कर रहे हो। ठीक है। मुझे वो डिस्ट्रैक्शन से प्रॉब्लम है ना। आई विल नॉट से शेयर द जोक, क्या सोचकर हंसी आई, क्या हुआ, जो भी है छोड़ा उसको वहां पर, उसको क्लास के बाद जाकर सोचना। राइट। फोकस ऑन द मोमेंट, फोकस ऑन दिस टॉपिक। मैं जो समझा रही हूँ, तुम्हारे अब क्वेश्चन नंबर बेस्ड ज्यादा आएंगे, आपको एप्लीकेशन बेस्ड ज्योमेट्री आ गई है rather देन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रूफ टाइप, जो मैं आपकी एनसीईआरटी देख रही हूँ। ठीक है। तुमने एक कल क्लास मिस की है, इस वजह से आपको नहीं समझ में आएगा, तो जस्ट सिट थ्रू इट। आपको सिर्फ ये याद रखना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये जरूरी चीज है। ठीक है। और जो हम परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर है ना, वो बेसिकली इज डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। ठीक है। तो उस चीज को हम सोच सकते हैं। सो राइट दिस थिंग, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, एंड हेंस ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ऐसे ही पेज 114 पे क्वेश्चन नंबर 3 पर आना है क्विकली। जिसने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है वो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करो। आयुष, नाउ आई वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। तो मेरी क्लास में जब भी डिस्ट्रैक्ट होते हो ना, तो मुझे आपको वापस ट्रैक पे लाना है, तो तुम मुझे अब आंसर दोगे इसका। ठीक है। आई एम नॉट वरीड तुम क्या दिमाग में सोच रहे हो, क्या तुम्हारे में जोक आया है, मुझे नहीं चाहिए। आई वॉन्ट यू टू बी प्रेजेंट हेयर। ठीक है। एंड इफ यू कैन बी बोथ, डिस्ट्रैक्ट भी हो पर आपको क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये तो है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो सॉल्यूशन कल करवाया था आपका। अगर मिस हो गया हो, कल कुछ ग्लिच आ गया था, लास्ट में आके टेक्निकल ग्लिच था, तो अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, मैंने बहुत क्विकली रैप किया था, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर, कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन दिस सर्कल। मुझे इस हफ्ते में चैप्टर पूरा करना है ताकि हम एरियाज स्टार्ट कर सके। एरियाज बहुत इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर होने वाला है। मुश्किल भी होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा, दोनों ही चीजें हैं। ठीक है। मुश्किल क्यों? क्योंकि कुछ कुछ चीजें जो क्लास 10th में आती थी वो आपको इसमें दी हुई है। इंटरेस्टिंग क्योंकि वो इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, मतलब बहुत ऐसा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ए डी ओ, ट्रायंगल ए डी। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर, कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 इज ड्रॉन इन द सर्कल, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड। सर्कल ड्रॉ करो, कॉर्ड ड्रॉ करो, डायमीटर दिया है तो कहीं भी कर ले। पूरा सर्कल है तेरे पास, जहां मर्जी ड्रॉ कर, जैसे मर्जी ड्रॉ करो, इट इज योर प्रेरोगेटिव। ठीक है, जो आपको समझने में अच्छा लगता है। किसी का विजन डायरेक्ट होता है तो उसे हम, मैंने मतलब यूजुअली लोगों का विजन डायरेक्ट होता है तो वी ड्रॉ इट लाइक दिस। बट देर इज नो वे कि अगर तुमने ये सर्कल ड्रॉ किया और तुमको मुझे कॉर्ड ऐसे ड्रॉ करनी है तो बिल्कुल कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी ड्रॉ करो। बेसिकली इट शुड बी अ कॉर्ड। हाँ। बिल्कुल जैसे मैंने ड्रॉ किया बेटा वैसे कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन करेंगे अब हम। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, प्लीज बी ऑन टाइम। पूरे 4:15 पर आया करो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3। और अगर कभी मैं लेट हूं तो आप मुझे भी क्वेश्चन कर सकते हो, बट बाय अब मैं किसी के लिए वेट नहीं करूंगी। जो एक बच्चा टाइम पे आता है आई स्टार्ट द क्लास, बाकी सब आकर आप अपना आप फिर खुद से जो मर्जी करो, मेरे पीछे पढ़ो कि रिकॉर्डिंग्स अपलोड करें, एक क्वेश्चन मिस हुआ है, दैट इज योर हेडेक नाउ। ठीक है। तो हमारा लिया सेंटर है, तो जिसका डायामीटर हमें क्या दे दिया, 26 सेंटीमीटर। तो मुझे पता है कि मैं सर्कल में मोस्टली रेडियस यूज करती हूँ, तो डायामीटर दिया तो मुझे पता है कि आई हैव टू यूज 13 सेंटीमीटर, आई फाइंड द रेडियस। अब रेडियस को हम शो भी कर लेंगे। तो रेडियस मैंने सेंटर को, मतलब इस रेडियस को तो मैं, सेंटर को तो मैं कहीं भी ज्वाइन कर सकती हूँ, लेकिन मुझे कॉर्ड के एंड पॉइंट से ज्वाइन करके फायदा है ना, जो दिया हुआ है उसी से ज्वाइन करेंगे। तो दिस रेडियस इज 13 सेंटीमीटर। देन आई एम गिवन कॉर्ड की लेंथ है 24 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ए बी, यहाँ पे रेडियस ओ ए लिख सकते हो, ए बी इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अभी पीछे क्वेश्चन में बता कर चुकी हूं कि जब डिस्टेंस निकालना हो ना फ्रॉम द सेंटर, तो दैट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो हम बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वी आर टॉकिंग ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मेंशन नहीं किया जाएगा, लेकिन जब डिस्टेंस ऐसे की बात की जाती है तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। तो मतलब आपने ड्रॉ किया है ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी, देन वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। Perpendicular from center bisects the chord, therefore AD is equal to BD। AD और BD आपस में इक्वल है। तो आपको फाइंड करना है, ये आपका टारगेट है, ये आपका मिशन है इस क्वेश्चन में कि आपने ओडी फाइंड करना है, दिस इज द मिशन। तो क्या अपनी प्रॉपर्टीज, कौन से ऐसे कंट्रोल्स अपने यूज करोगे दिमाग के कि आपको पता लगेगा कि हाँ इसकी वजह से ये आएगा। बात समझ में आ गई? आज दिव्यम नहीं आया है, कनव जैन इज ऑनलाइन, बाकी 4 बच्चे हैं ना? ये बच्चा भी बहुत छुट्टी मारता है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वही देखो राइट ट्रायंगल दिख रहा है, 2 साइड्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड एडी इक्वल टू बीडी। अब मुझे बता सकते हो कि अगर ए बी 24 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब एडी किसके इक्वल हो गया? अगर पूरा ए बी 24 है तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ एडी? हाफ होगा। तो हाफ कितना होगा बच्चों बताओ? 12। तुम्हारा फर्स्ट एक टारगेट पूरा हो गया कि तुमने एडी की लेंथ निकाल ली। अब इस टारगेट को तुम यहां लिखोगे कि देखो ये तो 12 आ गया। अब क्या हमारा कंट्रोल है हमारे पास? जैसे आपके पास कंट्रोलर होता है, आप गेम प्ले करते हो कि इसको यहां ले जाएं, इसको वहां ले जाएं। अब नाउ हाउ विल यू एनालाइज दिस सिचुएशन? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि कौन सा ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल। एक ही हमने बनाया है इन ट्रायंगल ए डी ओ। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है और कुछ नहीं है। तुम्हें जो भाषा समझ में आती है ना, मैं वो कोशिश करती हूँ, बिकॉज और कुछ मुझे नहीं लग रहा
अंडरस्टैंडिंग कहाँ से बनेगी? चलो जी, ए ओ स्क्वायर इज 13 का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इज 12 का स्क्वायर, और हमें ओडी की लेंथ निकालनी है। तो बच्चों, हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट्स याद है, 13 12 के साथ कौन सा बनता है? याद कर लो, 13 12 के साथ थर्ड नंबर कौन सा होता है? 5। ठीक है। सो बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट्स अगर याद करने हैं ना, कि ऐसे नंबर्स जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, सबसे बेसिक है 3 4 एंड 5। तो जो भी इसका मल्टीपल होगा ना, वो भी ट्रिपलेट को, वो भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। जैसे 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से 6, 4 को मल्टीप्लाई 2 किया सर 2 से 8, 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, ये भी पाइथागोरन है। ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई करो 3 से, क्या आएगा बोलो? 4 3 जा, 5 3 जा, ये भी ट्रिपलेट है। एनी मल्टीपल ऑफ अ बेसिक ट्रिपलेट जिसमें प्राइम नंबर हो इज ऑल्सो अ ट्रिपलेट। इसके बाद जो ट्रिपलेट आता है वो है 5 12 13। याद रखोगे कि जब भी मुझे 5 एंड 12, 12 एंड 13, प्रोवाइडेड 13 इज द हाइपोटेन्यूज, ये ना हो कि 12 दे दिया हाइपोटेन्यूज में, मैम ने कहा 13 आएगा, हमने थर्ड साइड 13 निकाल दी। ये गलती नहीं करनी है। प्रोवाइडेड आई एम सेइंग 13 इज द हाइपोटेन्यूज, 5 इज द हाइपोटेन्यूज। एक दो क्वेश्चंस आते हैं जहां पर पता क्या करेंगे, ये आपको 4 दे देंगे, ये 3 देंगे, क्या आंसर बड़े मस्ती से बंदे मार करके आएंगे 5। ठीक है। सो फॉलो, बट डोंट फॉलो ब्लाइंडली जो भी कहा जा रहा है। यहां पर 5 से होने का मतलब है कि इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है। अब आते हैं यहां पर, इसके बाद जो ट्रिपलेट होता है, दिस इज आई थिंक, एक होता है 8 15 और 17। देखो 64 और 225, बिल्कुल 289 बनता है। ठीक है। इसके बाद भी बहुत है, पर आई थिंक मेजोरिटी आपके लिए ये यूज होते हैं। इसके अलावा कोई भी और होगा? हाँ, एक और है पॉपुलर, लिख लो इन सब ट्रिपलेट्स को, याद कर सकते हो, क्योंकि इजी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। यहाँ पे वो स्क्वायर निकालने बैठोगे, फिर माइनस करोगे, फिर स्क्वायर रूट निकालोगे, कहाँ 12 13 देखा, डायरेक्टली आंसर 5 मार्क कर सकते हो। ठीक है। तो एक ट्रिपलेट और है जो आपको दिखेगा, 24 25 और फिर 7। 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का होता है 576, दोनों को ऐड करते हैं तो बनता है 625। बात समझ में आई? दिस इज ऑल्सो अ बेसिक ट्रिपलेट, आप इसे यूज कर सकते हो बहुत बार, और आएगा भी आपको। एक और होता है जो मुझे अब याद आ रहा है, विच इज 9 40 एंड 41। आप देखोगे जो बेसिक ट्रिपलेट्स है मैंने वो याद किए हुए हैं। कैसे? कि अगर 9 40 41 है तो 41 इज अ प्राइम नंबर है, आप उसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। बात समझ में आई? जैसे इसका मल्टीपल इज अगेन अ ट्रिपलेट। ऐसे ही कभी कभी ना 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके 10 24 26, दिस इज ऑल्सो अ ट्रिपलेट। ये कहीं ना कहीं हम फिगर आउट कर लेते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि ये 5 6 तो ट्रिपलेट्स याद कर ही लो, आपके कैलकुलेशंस में बहुत यूजफुल होते हैं। एंड बिफोर यू पीपल, जनरली स्टूडेंट्स हैव मेमोराइज्ड दीज ट्रिपलेट्स, क्योंकि पहले ना 10th में 8th में स्क्वायर्स करके चैप्टर हुआ करता था, और वहां पे ट्रिपलेट फॉर्मिंग सिखाते थे, दैट इफ यू नो 2 numbers you can find the third number because they satisfy a certain condition। ठीक है। तो वो सारी वैदिक मैथ्स में ट्रिक्स आती थी, 8th में पहले सिखाया जाता था। आई डोंट नो अब आपके नए सिलेबस में आपको ये सिखाया जाता है कि नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर, पर ये बात समझ में आ गई सबको? तो जहां मुझे देखो 13 दिखा हाइपोटेन्यूज में, एक नंबर 12 दिखा, तो मैं चुपचाप से ओडी को लिख दूंगी 5 सेंटीमीटर, बिकॉज मैंने सारी कैलकुलेशन ये की हुई है। ठीक है। कितना टाइम सेव हो जाता है? ये ओडी स्क्वायर इज 25, ओडी इज स्क्वायर रूट ऑफ 25, ओडी इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। अ सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। A chord is drawn, distance from center of the circle। कल आपका, मैं टेंटेटिव टाइम जो रखूंगी, या तो 12 to 1 होगा, या 1 to 2, या 2 to 3, तीनों में से एक घंटा आपको बुलाना है। आपके पेपर्स की डिस्कशन बहुत जरूरी है। ठीक है। तो सबने आना है, जो नहीं आएगा डायरेक्टली जीरो, मैं उन्हें आगे की 3 4 क्लासेस अटेंड करने नहीं दूंगी, मैं बाहर भेज दूंगी। कल पेपर डिस्कशन बहुत जरूरी है। देखो, रिवीजन के नाम पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हफ्ते में एक टेस्ट ले रहे हैं, और अगर मैं रिवीजन पे ही बैठी रही ना, तो आपका आगे सिलेबस नहीं होगा, कंसिडरिंग हमें पूरी बुक करनी है। ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स के हिसाब से आपको ये पूरी बुकलेट खत्म करनी ही करनी है। सीबीएसई ने ही डायरेक्शंस दिया है कि बाय द एंड ऑफ सितंबर योर दिस बुकलेट शुड बी कंप्लीट। उसमें कोई एक चैप्टर छोड़ दे तो वो अलग बात है, बट ऑलमोस्ट किसी स्कूल ने कुछ करना है, किसी स्कूल ने कुछ करना है। ठीक है ना? तो अब आप अगस्त पे आ चुके हो, बहुत जेन्युइनली मेरी रिक्वेस्ट ही सुन लो, मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ कि अगर हम रिविजन में जाए ना, कि मैं आपको रोज वर्कशीट करवाऊँ, आपके डाउट्स लूँ, तो मुझे एक एक्स्ट्रा घंटा चाहिए रोज का।
जिसमें मैं आपको एक्स्ट्रा ले सकती हूँ। ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है फ्रैंकली स्पीकिंग, और 1 घंटे बाद तुम भी भागने को होते हो, आपको नहीं होता मैथ्स और पढ़नी है। ठीक है ना, इतना हम सैचुरेट हो जाते हैं। तो अगर मैं एक संडे का दिन मांग रही हूँ जिसमें आपका टेस्ट पेपर साथ साथ चेक होके डिस्कस भी हो जाएगा, सो दैट इज फॉर योर बेनिफिट। मेरा भी संडे खराब उतना ही हो रहा है जितना आपका हो रहा है, बिलीव मी। मुझे भी संडेज को अब काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई नीड 1 डे टू रीसेट माई माइंड, शांत माई माइंड। मैं कुछ नहीं पढ़ती हूँ उस दिन, मैं कुछ नहीं सोचती हूँ। आई टोटली चिल आउट, सीरियसली अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, बट आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि रिवीजन अल्टीमेटली मेरी नहीं हो रही है। मुझे तो आता है सब कुछ, लेकिन वो चीज आपको समझना, आपको रिवाइज करना, आपको समझना बहुत जरूरी है। तो कल जो भी मैं आपको टाइम दूंगी, आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू बी प्रेजेंट, बिकॉज हर एक पेपर डिस्कस होगा उसमें, आपका ही पेपर डिस्कस होगा। ठीक है, टेस्ट पेपर्स आपस में मैं चेक करके आपको दे रही हूँ, आप देख रहे हो, उसको सॉल्व भी करो क्लास में। कम से कम 1 घंटा बैठ के मैं साथ में सॉल्व तो करवा दूंगी आपको। समझ में आ गई बात? तो सबको कल आना बहुत जरूरी है। दिस इज फॉर योर योर बेनिफिट ओनली, जेन्युइन है। जो भी टाइम है आप मुझे बता दो, आगे पीछे मैं सब करने को तैयार हूं, बट मैं ये नहीं सुनूंगी मैम मैं नहीं आ रहा। समझ में आई बात? चलो, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, ले आना कल अपना। ठीक है, तो आपका ऑनलाइन मतलब आपका बैठकर ही चेक हो जाएगा, जितना सॉल्व होता है ले आओ। मैं आपको तो इवेल्युएट भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो इस बार कोई मार्क्स भी शेयर नहीं कर रही हूँ, सीरियसली बताऊं तो। तुम्हारे सिलेबस में तुमने पिछला क्या पढ़ा हुआ है वही समझ नहीं आ रहा, फिर उसमें हम लोग इवेल्युएट करें, फिर तुम उसमें घबरा रहे हो, ये कर रहे हो, कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ सीखना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको पिछले रिवीजन टेस्ट देने शुरू कर दूं ताकि आप थोड़ा बहुत रिवाइज करो। मुझे सर्कल चैप्टर पूरा करने दो। अ सर्कल हैज रेडियस 15 सेंटीमीटर, अ कॉर्ड इज ड्रॉन। तो इसमें हमने रेडियस को लिख दिया 15 सेंटीमीटर, कॉर्ड ए बी ड्रॉ की हमने। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सेंटर ऑफ द कॉर्ड, चलो ये कह दिया कि देखो जी हमने यहां से ना डिस्टेंस ड्रॉ किया है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू सेंटर ऑफ द कॉर्ड, है ना। तो अगर मेरे को अब गिवन क्या है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, और ओ डी इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज 9 सेंटीमीटर। देखो दिखा ना, 15 9 अभी लिखवा कर चुकी हूँ, 15 और 9, है ना। 15 एंड 9 अभी लिखवाया ट्रिपलेट, देखो। तो अगर ये मेरा एमसीक्यू होगा ना, मुझे डायरेक्टली आंसर पता है कि 12 है। क्वेश्चन आधा पड़ा है ना, मैं 95% तक तुक्का मार के आगे बढ़ सकती हूँ। अगर मेरे पास लास्ट के 5 मिनट है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, तो मेरा सेफ गैस होगा 12। ठीक है ना, समझ में आया ना। जो बच्चे एक्चुअली तुक्का मार के आते हैं, आई इंटरेक्ट विद देम कि क्यों लिखा। कोई तो कहेंगे मैम ऐसे ही लिख दिया, कोई कहेगा नहीं मैम 5 और 9 लिखा, मैं 12 लिख कर आ गया फटाफट से। सो दैट आई से इज एन इंटेलिजेंट गेस। इतना रिस्क हम ले सकते हैं। दैट समझ में आई? चलो, दिस इज 5 एंड 9। मैंने सच में बच्चों से पूछा हुआ है, जो बच्चे क्वेश्चन को देखते थे विदाउट पेन यूज के आंसर मार्क करते थे, कहते मैम कुछ नहीं, 15 20 दिखा, मुझे लगा मल्टीपल होगा, दोनों का मल्टीपल देखा, मुझे 25 इजी ऑप्शन लगा, मैंने वो मार्क कर दिया। एंड आई हैव सीन 90% तक वो सही होता है, बट कुछ लॉजिक्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के सबके। ठीक है, चलो, डी इज द मिड पॉइंट। तो यहां से मुझे समझ में आता है कि सिंस डी इज द मिड पॉइंट, दैट मीन्स ओडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, बिकॉज लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, क्या था ना हमने कन्वर्स, टू मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। line from the center of the circle to midpoint of the chord is perpendicular to the chord। तो यहां से ओडी परपेंडिकुलर ए बी आ गया। और मतलब बात तो वही आई ना, राइट एंगल ट्राइंगल बनना है। ओबी की लेंथ कितनी है बच्चों? ओ ए की लेंथ कितनी है? 15। तो ये सबसे बड़ी साइड है, ओडी दिया हुआ है 9। बिना सोचे समझे सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लिखना है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ए डी ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, मुझे नहीं लगता अभी आपके स्कूल में इतना रिगरस होगा, बट दिस बुक हैज मेंशन दैट इट शुड बी बुद्ध इन पाइथागोरस। तो हो सकता है 10th में ये चीज को कर ले, आदत डाल लेना। एओ स्क्वायर इक्वल्स टू ओडी स्क्वायर, स्कूल में बोलते हैं ये कि नहीं? बोल रहे हैं बुद्ध एंड पाइथागोरस, या कुछ ऐसा ही पाइथागोरस बोल रहे हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 10th 8th 7th मतलब 9th तो चल जाएगी, 10th में ना थ्रू आउट इंडिया पेपर आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहीं भी जा सकता है ना। तो आई हैव सीन टीचर्स ऑल्सो यूज
तो मैं डायरेक्टली एडी की लेंथ 12 सेंटीमीटर लिख दूंगी। नाउ आई नो मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो एडी इज इक्वल टू बीडी, और एबी की लेंथ निकालनी है तो 2 टाइम्स एडी को लिख देंगे, विच इज 24 सेंटीमीटर। ये तो हम कर रहे हैं, ये 99%, 95% एमसीक्यू में ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन। समझ में आ गया? ये तो हमारा सारा हो गया। ठीक है, अब आ जाओ पेज नंबर 101, एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आ गया इतना सबको? पेज नंबर 101। चलो अभी पेज नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 5.3। Two parallel chords of length 6 and 8 are on opposite sides of the center of a circle. Radius of the circle is 5. Find the distance between the midpoints of the chord. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपने पहले तो अंडरलाइन करना है, द कॉर्ड्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। यहाँ पे मार्क कर लेना, इसको ए पार्ट लिख लो। ठीक है, ए पार्ट, क्योंकि इसका बी पार्ट होता है, जैसे ए पार्ट है ना, यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर लिखा है। ठीक है, बी पार्ट होता है सेम साइड ऑफ सेंटर। मैं आपको दोनों ही करवाऊंगी, पर पहले ऑपोजिट देखते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये हमने सर्कल ड्रॉ किया, इसमें ये सेंटर मार्क किया है अप्रोक्सीमेटली मेरा। अब जो कॉर्ड बनानी है ना, वो इस सेंटर के ऑपोजिट साइड्स पर हो। इसका मतलब कि अगर एक कॉर्ड सेंटर के सेंटर से सर्कल अप्रोक्सीमेटली दो हिस्सों में बढ़ जाता है, मतलब आप रेडियस तो देख सकते हो, डायमीटर देख सकते हो, तो सर्कल का दो दो हिस्से तो हो जाएंगे, दो सेमी सर्कल्स बन जाएंगे सर्कल में। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने एक इस वाले पार्ट में ड्रॉ कर दिया कॉर्ड ए बी, जिसकी लेंथ मैंने मान ली, लेट मी से 6 सेंटीमीटर, तो जो 8 वाली सेंटीमीटर वाली कॉर्ड है एंड आई एम गोइंग ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ सेंटर, तो मैं उसे कहाँ बनाऊं? इसके इधर साइड या इसके इधर साइड, मतलब ऊपर वाली साइड की नीचे वाली साइड? समझ में आता है? ऑपोजिट साइड समझ में आता है कि दोनों आमने सामने हैं सेंटर के। एक इस तरफ है, मतलब इफ आई स्टैंड एट दिस सेंटर, दिस पॉइंट, तो मुझे यहां देखना होगा। और अगर दूसरी कॉर्ड को दिख रही है, मुझे दूसरी कॉर्ड नहीं दिख रही, इफ माई आईज आर हियर, अगर मेरा विजन यहां पर है तो मुझे ये कॉर्ड दिख रही है। अब अगर मैं इधर टर्न करूंगी तब मुझे दूसरी कॉर्ड सीधी दिखेगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देती हूँ, बिकॉज मैंने डिस्टेंस ठीक से मार्क नहीं की है। लेट मी टेक ए बी एज 8 सेंटीमीटर एंड सी डी एज 6। मैं बताऊंगी मैंने क्यों लिया है। ठीक है, ए डी एज 8 सेंटीमीटर, सी डी, ए बी एज 8 सेंटीमीटर, सी डी एज 6 सेंटीमीटर, एंड आई एम गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। फिर उसने कहा है रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5। अब रेडियस बनाने का मुझे ओ और सी को ज्वाइन करने का फायदा है, ऐसे ही ओ और ए को ज्वाइन करने का फायदा है। अच्छा, रेडियस ड्रॉ कर ली, कॉर्ड की बात कर ली, हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड। तो यहीं से कहीं ना कहीं इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, अगर मैं इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देती हूँ तो सेंटर से पास करेगा, क्योंकि हमें पता है। ठीक है ना, तो सेंटर से कहीं ना कहीं तो पास करेगा। हमारी सारी थ्योरम्स यही कहती है। एंड दिस ऑल्सो विल बी परपेंडिकुलर, दिस विल बी परपेंडिकुलर। इस पॉइंट को नाम देती हूं मैं, ए बी वाले पॉइंट को नाम देती हूं एम, और सी डी वाले पॉइंट को नाम देती हूं एन। ठीक है, तो मैं लिख रही हूं एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एन इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। ठीक है, AB is parallel to CD and angle OMB is 90 degree and angle OND is also 90 degree। यहां से ये भी 90 है, यहां से ये भी 90 है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर कैन आई से
MON is a straight line. कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तीनों. यहां से 90 ड्रॉ किया और यहां से ऐसे फिर से 90 ड्रॉ किया. तो ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए ना, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. टिल्टेड लाइन नहीं होगी, इसका मतलब ये है कि ऐसे नहीं है. यहां से ऐसे जा रहे हैं, यहां से ऐसे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिकॉज ये आपस में पैरेलल है. ठीक है. MON इज अ स्ट्रेट लाइन. तो मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस MN. लिख लो. टू फाइंड डिस्टेंस MN. समझ में आ गया इतना? अब मिड पॉइंट दिया हुआ है, O सेंटर दिया हुआ है, तो लिखेंगे लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट. लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट to the center of circle, midpoint of chord to center of circle. Line joining midpoint of chord to center of the circle is perpendicular to chord. Therefore, OM is perpendicular to AB and ON is perpendicular to CD. पहले ये लिखोगे, मतलब मार्क कर लेना, स्टेप ये होगा, फिर सेकंड ये स्टेप होगा. ठीक है. क्लियर हो गया? अब सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम्स लगानी है हमें. क्लियर है सबको? यहां तक दिख रहा है, विजिबल है ये? ठीक है. सो नाउ आई विल से इन ट्रायंगल AOM बाय पाइथागोरस थ्योरम, AO स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर. AO स्क्वायर हमें कितना दिया है, रेडियस कितनी दी हुई है बच्चों? 5 दिया ना रेडियस. तो यहां लिख दूंगी AO इज 5 सेंटीमीटर. तो 5 का स्क्वायर. OM कितना दिया है? नहीं दिया हुआ. लेकिन AM कितना होगा? तो यहां लिख सकते हो AM इज हाफ ऑफ AB, है ना. तो यहां से मेरे पास 4 का स्क्वायर. तो यहां पे विदाउट एनी फर्दर कैलकुलेशंस क्या मैं OM की वैल्यू बता सकती हूँ? ये अंदर वाली कैलकुलेशंस पे कोई स्टेप मार्किंग नहीं होने वाली. 3 आ गया ना. 5 4 5 इज द हाइपोटेन्यूज, दैट्स व्हाई आई सेड 3. ठीक है, बहुत जरूरी चीज है. ऐसे ही सेम चीज हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? कौन से ट्राइंगल में और अप्लाई करेंगे? ट्राइंगल OCN, बिल्कुल ठीक है. इन ट्राइंगल CNO लिख दो, या मैं OCN लिख देती हूँ, चलो. ठीक है, वही सेम चीज. OC स्क्वायर इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर. OC तो फिर से वही 5 है. ON मुझे पता नहीं, और CN का मुझे पता है. कितना है CN? हाफ ऑफ CD. तो ये हाफ ऑफ CD कितना हो गया? 3 स्क्वायर. अब क्या डायरेक्टली ON की वैल्यू बता सकते हो? 4. समझ में आया ना ट्रिपलेट्स क्या काम आते हैं? बट ये ध्यान रखना, तुम्हारा 5 हाइपोटेन्यूज पे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 10th में एक क्वेश्चन है जो गलत हो जाता है इसी बेसिस पर. उसके आंसर में दिए नंबर्स हैं जिसमें हम मार्क करेंगे कि उसमें दिया हुआ 12 एंड 4, 12 एंड 5. तो लगता है आंसर 13 ऑप्शंस में भी है. एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है सर्कल्स में. ठीक है. लेकिन आंसर 144 माइनस 29 स्क्वायर रूट ऑफ 119 है, बिकॉज 12 उसने हाइपोटेन्यूज में ले लिया. ठीक है. तो वहां पे आपको मैम ने तो ब्लाइंडली कहा था 12 एंड 5 देखे 13 मार्क करके आओ. 12 शुड बी द हाइपोटेन्यूज, तभी 13 मार्क करके आना. 12 शुड बी द साइड, स्मॉलर साइड. 13 शुड कम एज द हाइपोटेन्यूज, तभी वो वैलिड होगा. ठीक है. चलो, अब हमें MON निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स. दैट इज MO प्लस ON. तो MO की लेंथ हमने 3 निकाली थी और ये 4. आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर. ठीक है. आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर. इतना क्लियर है सबको? इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगी, पर अभी लगता है मुझे आगे काम करना चाहिए. ठीक है. एट द एंड ऑफ द डे ना हम लोग बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे. बहुत इजी वाले इसके एक्स्ट्रास हैं जो मैं पहले भी क्लासेस में करवाती थी.
क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अच्छा, यही कॉर्ड्स अगर सेम साइड पर हो, व्हाट हैपेंस इफ दीज टू कॉर्ड्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल ऑफ द सेंटर? ठीक है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे? ये आपके पास है ना, यहां से सेम साइड होने का मतलब है कि मैंने ये सर्कल लिया, ठीक है, इसमें सेंटर लिया, फिर ये कॉर्ड ली, ये मान लो ए बी है, जिसको हमने 8 लिया था, ठीक है। इसी की साइड पर सीडी को होना है। तो सेंटर मतलब अगर मैं सेंटर पे खड़े होकर ए बी को देख रही हूं तो मुझे सीडी भी दिख जाती है ऑन द सेम साइड। यही होता है ना कि एक चीज के, इफ यू आर स्टार्ट सिटिंग ऑल हियर आई कैन सी ऑल ऑफ यू एट वन टाइम, मेरे पीछे कोई नहीं है, देन आई से ऑल आर ऑन द सेम साइड, ठीक है ना, मेरे विजन के हिसाब से। तो अगर मैं दूसरी साइड ड्रॉ करूंगी तो वो सीडी हो जाएगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, बस फिगर ड्रॉ कर लो। अब इसके बाद ये हम यहां से मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये ए बी का पॉइंट हमने एम लिया था और सी डी का पॉइंट एन लिया था, यहां से परपेंडिकुलर हो गया, बाकी सभी रीजंस हैं, पैरेलल है, मिड पॉइंट है, एंड एम ओ एन यहां पर, ओ एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि परपेंडिकुलर भी है, पैरेलल लाइंस है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो आपने ऐसे ही ओ और ए को भी ज्वाइन कर दिया, दिस इज 5, ओ और सी को भी ज्वाइन कर दिया, दिस इज 5। अब आप मुझे बताओगे ओ एम की लेंथ आपकी क्या आएगी? ये 5 था, ए बी कितना था? 8। देखो क्वेश्चन में ए बी कितना है, जो हमने लिया था पीछे कैलकुलेशन में, देखो ना यहाँ पर मैंने देखो इरेज नहीं किया, ए बी की लेंथ मैंने कितनी ली थी? 8 ली थी ना, तो उसकी वजह से ओ एम कितना आ गया? 3 आया ना। तो मैं यहाँ ओ एम को 3 लिख दूं ना, वही सेम है, वही सेम ट्राइंगल है, ये 4 है, ये 4 है, तो ये 3 हो जाएगा। ऐसे ही सी सी डी की लेंथ थी 6, तो सी एन कितना हो गया? 3। तो कैन यू टेल मी द लेंथ ऑफ ओ एन? ये 5 है रेडियस, ये लेंथ है 3 सेंटीमीटर, सो व्हाट इज ओ एन? 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपको डिस्टेंस निकालना है एम एन का, ये डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालोगे? पूरा डिस्टेंस ओ से लेकर एन तक है, और फिर हमारे पास डिस्टेंस ओ से लेकर एम तक है, निकालना मुझे एम और एन का है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि मैं ओ एम और एम एन को ऐड करती हूं, तो मेरा ओ एन बन रहा है। बात समझ में आ गई? ओ एम आपके पास है 3 सेंटीमीटर, एम एन की लेंथ हमें नहीं पता, और ओ एन है 4 सेंटीमीटर, तो इस केस में एम एन विल बी 1 सेंटीमीटर, बिकॉज द कॉर्ड्स आर ऑन द सेम साइड। तो यहां से हमारे पास एक नई चीज आएगी, ठीक है, यहां से हमने प्रैक्टिकली एक नई चीज सीखी, ठीक है। ये लिख लो, इसके बाद फिर मैं आपको नंबर बेस से लिखवा देती हूँ कि फ्रॉम दिस प्रैक्टिकली हमने सॉल्व किया, और उससे हमने फॉलो किया कि ए बी थी 8 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम सेंटर कितना आया था बच्चों? 3 सेंटीमीटर, है ना। सी डी थी 6 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस ऑफ सी डी फ्रॉम सेंटर कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। सेंटर से दूर ज्यादा कौन है, ए बी या सी डी? सेंटर से दूर कौन ड्रॉ करेंगे, ए बी को या सी डी को? किसको ड्रॉ किया वो समझ में आया ना, मतलब फिगर इज एज पर स्केल। ए बी की लेंथ एडी 8 थी, इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर था 3, ठीक है, मतलब एक सेंटर से तुमने 3 सेंटीमीटर पर यहां पर एक टॉय जो है ऐसे हैंगिंग लगा दी, ठीक होगी बात ये, और इस पॉइंट को नाम दे दिया एम। फिर मैंने सेंटर से ही एक और ऐसे हैंगिंग लगा दी, उसको नाम दे दिया एन, और वो ओ एन जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो आप बताओगे ना बड़ा कौन सा है, ओ एन बड़ा है या ओ एम बड़ा है? ओ एन बड़ा ना, डायरेक्टली नंबर में दिख रहा है। सी डी की लेंथ है 6, इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर था 4, ए बी की लेंथ है 8, इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है 3। तो इसका मतलब है जैसे जैसे कॉर्ड की लेंथ बड़ी होती जाएगी ना, वो सेंटर के पास आती रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि डायमीटर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, और वो सेंटर से पास करती है। तो जितनी कॉर्ड बड़ी होती जाएगी वो सेंटर के पास आती रहेगी, और एक पॉइंट आएगा कि वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो सेंटर से ही पास करेगी, उससे बड़ा कोई और होगा ही नहीं। ठीक है, तो लिख लो, लॉन्गर द कॉर्ड नियरर इट इज टू द सेंटर, longer the chord
नियरर इट विल बी टू द सेंटर। समझ में आ गया कि जितनी बड़ी कॉर्ड उतना सेंटर के पास। तभी मैंने देखो ए बी को मैंने क्या लिया था, 8, पहले 6 लिया था, फिर मैंने उसे 8 करवाया कि नहीं मैं सीडी को छोटा बनाकर दूर कर दूंगी। बात समझ में आ गई। तो लॉन्गर द कॉर्ड नियरर इट विल बी टू द सेंटर। बात समझ में आ गई। तो जितनी बड़ी कॉर्ड उतनी सेंटर से दूर होती रहेगी, जितनी बड़ी कॉर्ड उतनी सेंटर के पास होती रहेगी, जितनी छोटी कॉर्ड उतनी सेंटर से दूर होती रहेगी। अब ऐसे ही हमारे पास आता है डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, उसको हम डिस्कस करेंगे। इतना लिख लिया सबने। अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। किसका सेंटर? सर्कल के सेंटर से बात कर रहे हैं ना। तो देखो नेक्स्ट पेज 102 पे यही लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड्स फ्रॉम सेंटर। ठीक है। तो हमने किया था कि जो इक्वल कॉर्ड्स है दे मेक इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। किया था ना, किया था कि नहीं? equal chords make equal angle at the center and equal angles subtend equal chords, equal angles at the center means equal chords। मैं बहुत ही डायरेक्ट वे में बोल रही हूँ, आपका जो एक्चुअल थ्योरम है वो यही है कि इफ वी chords of a circle that subtend equal angles at the center are equal and equal chords subtend equal angles at the center। ठीक है। तो थ्योरम ये 2 और 3 है। थ्योरम 2 एंड थ्योरम 3 है। ये दिया हुआ है आपके पेज नंबर 99 पर और ये दिया हुआ है पेज नंबर 100 पर। समझ में आ गया। अब ये क्या कहता है कि अगर दो कॉर्ड्स मैंने सर्कल पे ड्रॉ की, ठीक है, आई टेक वन सिंगल सर्कल, एक मैंने कॉर्ड ड्रॉ की है ए बी और एक कॉर्ड ड्रॉ की है पी क्यू। मान लो मैंने ये कॉर्ड ली और इसको नाम दिया ए बी और दूसरी कॉर्ड ड्रॉ की पी क्यू। ठीक है। दूसरी कॉर्ड ड्रॉ की, उसको नाम दिया पी क्यू। अब दोनों कॉर्ड्स का मैं सेंटर से डिस्टेंस निकाल सकती हूं। मान लो इसका डिस्टेंस मैंने रखा और ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करके डिस्टेंस फाइंड किया। ठीक है। तो अब जो हमारी नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर मेरी कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है, देयरफॉर ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, जिसमें जिसे हम कहते हैं इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। बात समझ में आ गई। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। सर्कल जो है वो एक सिमेट्रिकल फिगर है ना। जो हमने एक हाफ में ड्रॉ किया वैसे ही अगर मैं स्टिक कहीं और भी प्लेस कर दूंगी, मतलब ये एक्सपेरिमेंट होता है, अगर प्रैक्टिकली सिखाए ना आपको, वील गिव यू अ सर्कल, उसके सेंटर पे नेल लगाकर ना विल टाई अ मैच स्टिक एंड थ्रेड के साथ आपको दे देंगे या इलास्टिक के साथ देंगे। तो आप उसे कॉर्ड की तरह फिक्स करोगे, मतलब या एक रख दिया हमने, एक थ्रेड दे दिया आपको हाइपोथेटिकली, इतना थ्रेड के साथ उसे बांध दो। तो आप जैसे उसे प्लेस करोगे उतना ही डिस्टेंस वो पूरे सर्कल में घूमता रहेगा। ठीक है ना। प्रोवाइडेड वो उसके सामने रैप नहीं हो रहा, आपने उसे मूव किया, वो यहां ऐसे प्लेस हो गया। फिर ये जो आपका होल है ये मूविंग है, तो ऐसे जैसे हमारा स्पिनर होता है ना। स्पिनर की जो काउंटिंग वाला जो पॉइंटर होता है वो तो सेम रहता है, वो कहीं भी जाकर पॉइंट कर सकता है। और जहां पर आपके नंबर्स बने हुए हैं वो कॉर्ड्स ही है बेसिकली। बात समझ में आ गई। स्पिनर की लेंथ तो चेंज नहीं हुई, राइट। सो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। और इसका कन्वर्स है कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। कॉर्ड्स विच आर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्वेश्चन के प्रूफ में यूज करते हैं, विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है। और ये आपकी थ्योरम दी हुई है पेज नंबर, जैसे देखो मैंने अभी ये बोला है ना, पेज 102 लास्ट पार्ट देखो। द सर्कल इज अ सिमेट्रिक फिगर
So rotating the circle around its center does not change the circle. The circle is a symmetrical figure, so rotating the circle around its center does not change the circle. As we rotate the circle, our chosen chord will also rotate to give a new chord of the same length. ठीक है? So along with it, the perpendicular from center also move. Equal chords appear to be equidistant from the center. समझ में आ गया? तो दिस इज थ्योरम नंबर 6. Chords of a circle of same length are all same distance from the center. This is थ्योरम नंबर 6. इतनी बड़ी थ्योरम से अच्छा है ये इक्वल कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट याद कर लेना. थ्योरम नंबर 6 पेज 103 का इजी वर्जन है. कोई गलत नहीं करेगा. समझ में आ गया? अब इसको प्रूफ करना है वो हम करेंगे. और इसके बाद है हमारी इसकी नेक्स्ट है विच ऑफ द टू अनइक्वल कॉर्ड्स. ठीक है, तो ये भी हम लोग बता देंगे और इसका कन्वर्स भी होगा. चलो अब आ जाते हैं इसको प्रूव करना. हाउ डू वी प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, लिख लिया सबने ये वाला, राइट? ठीक. मैं ना इसमें जो आपकी बुक में फिगर दी हुई है ना पेज 103 में, वही नंबरिंग यूज करूंगी. ठीक है, सो दैट कभी रजिस्टर नहीं मिल रहा, बुक दिख रही है तो समझ में तो आए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विल ड्रॉ अ सर्कल. ठीक है, जो नंबरिंग वहां दी हुई है ना मैं उसी को यूज करूँ. जिस थ्योरम नंबर 6, इसका सेंटर ले लिया हमने. ठीक है, दो कॉर्ड्स ड्रॉ की इसने, ए बी और जी एफ ली है, मैं भी वही लूंगी. ठीक है, तो एक मैंने कॉर्ड ली ए बी और एक इसने कॉर्ड ली ऐसे जी एफ. ठीक है, सो दिस इज ए बी एंड दिस इज जी एंड एफ. गिवन है ए बी इज इक्वल टू जी एफ, इक्वल कॉर्ड्स. ठीक है, उसके बाद हमने ड्रॉ किए परपेंडिकुलर्स ओ से जी एफ पर. इसने सेंटर को भी सी लिया हुआ है. चलो सेंटर भी बच्चों सी ले लो, इसकी मर्जी, तुम कंफ्यूज ना होना. सी इज द सेंटर. ठीक है, और यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. बात समझ में आ गई, राइट? यहां पर पॉइंट लिया है एच और यहां पॉइंट लिया है ई. सो दिस इज ए बी सी ई जी एच एफ. चलो ठीक हो गया. ठीक है, आपने अब करना है ज्वाइन ए सी एंड जी सी. ठीक है ना, इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो क्योंकि रेडियस तो हमें चाहिए चाहिए प्रूफ करने के लिए. अब या तो ई को मिड पॉइंट मानो या एच को मिड पॉइंट मानो, है ना? या फिर हम ले लेंगे कि सी है, हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर फ्रॉम. ठीक है, तो ये डिस्टेंस इक्वल प्रूफ करना है तो डिस्टेंस तो ड्रॉ करेंगे ही ना. हाँ, तो कंस्ट्रक्शन कर लो या सीई लिख दो. सीई is perpendicular to AB and CH is perpendicular to GF. ये perpendicular तो है ही है. हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है ना तो ये डिस्टेंस भी इक्वल है. तो प्रूफ करना है सी ई इज इक्वल टू सी एच. सी ई इज इक्वल टू सी एच. ठीक है, अब इसने किस तरह से प्रूव किया है, इसका थोड़ा सा इजी हो जाएगा पर वही चीज आ जाएगी. चलो हम लोग, मैं आपको अलग वे से प्रूफ करवा दूंगी. अब प्रूफ में मुझे पता है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड. परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड. देयरफॉर AE is half of AB and CH is half of CD. A is half of AB, CH is half of CD. ठीक है, अच्छा AB और CD के बारे में, सॉरी GF होगा बच्चों, मैं अपनी वाली भाषा ही लिख रही हूं. यहाँ पे GF लिखा है ना, ये GF है ना. GF कॉर्ड का होगा हमने
ए बी और जी एफ लिया ना, तो ए ई जो है ये हाफ ऑफ ए बी है, और यहां से जी एच, सी एच नहीं जी एच, माई मिस्टेक, जी एच है ना, ये वाला पोर्शन ये भी जी एफ का हाफ है, जी एच हो गया। ठीक है, तो आपको पता है ना ए बी और जी एच इक्वल है, ए बी और जी एफ, फिर से मेरी गलती, ए बी और जी एफ इक्वल है बिकॉज गिवन है कॉर्ड्स आर इक्वल, तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी एफ, विच मीन्स ए ई इज इक्वल टू जी एच। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेना है ट्रायंगल ए ई सी एंड ट्रायंगल ए ई सी का है जी सी एच, जी एच सी, ए ई सी लिया, जी एच सी ले लिया। ठीक है, तो मुझे पता है ए ई इज इक्वल टू जी एच बिकॉज हाफ्स ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, तो इसे प्रूव्ड अबव लिख सकती हूँ, तो हाफ्स ऑफ इक्वल है। और क्या इसमें इक्वल हो सकता है, दो ट्रायंगल्स देखो ना, ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है, क्या इक्वल हो सकता है, तुमने मैंने ये वाली साइड तो इक्वल ले ली, और क्या इक्वल है, राइट एंगल है, ठीक है ना, तो एंगल ए ई सी इज इक्वल टू एंगल जी एच सी, ईच 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री वाला एंगल भी इक्वल है। और क्या हो सकता है, दोनों के पास एक और साइड है जो इक्वल है, कौन सी वाली, हाँ बोलो कौन सी बेटा, जीसी, और क्यों इक्वल होंगे जीसी एसी, सी फोर सी सी सेंटर है, तो जीसी क्या हो गई, रेडियस। और सीए क्या हो गया, दोनों किसकी रेडियस है, सेम सर्कल की, है ना, तो मेरे पास आ गया सी ए इज इक्वल टू सी जी, क्योंकि ये रेडियस है। तो इसका मतलब ट्रायंगल ए ई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जी एच सी, कौन सा रूल आ गया, आर एच एस रूल। एक मैंने लिया हाइपोटेन्यूज, एक ली साइड, और एक ले लिया राइट एंगल। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो मुझे पता है सीई और सी एच इक्वल है, हेंस सीई इज इक्वल टू सी एच, सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसने सेकंड वाला जो रिजल्ट यूज किया हुआ है ना, हमने वही लिया, सीई लिया, सी एच एफ लिया। तो अब पेज नंबर 103 पे ना उसने आरएचएस भी यूज किया है, द फर्स्ट वन इज अनदर अनदर प्रूफ, पर जनरली हम सेकंड वाला लेते हैं, तो सीई और सी एच एफ है। फर्स्ट वाले प्रूफ में ना बुक में ही देख लो उसने क्या किया, उसने पूरा ट्राइंगल एबीसी और ये वाला ड्रॉ कर दिया, देखो ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, और ये ट्राइंगल, ये वाले, ठीक है, और कहा कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल जी एफ सी के साथ, एफ जी सी के साथ, एस 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 के साथ, क्योंकि साइड ए बी कॉड एफ जी के इक्वल है, बीसी जो है रेडियस है, जीसी भी रेडियस है, ए बी भी रेडियस है, एफ जी भी रेडियस है, ठीक है ना, दो तो रेडियस हो गई, और एक हमारी कॉर्ड हो गई जो इक्वल थी, तो कहते हैं ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके ऑल्टीट्यूड्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उन्होंने वो रूल यूज किया, देखो इसने लिखा है hence the altitudes of congruent triangles are also congruent, इसको अंडरलाइन कर लो, कहीं ना कहीं आप यूज कर सकते हो, altitudes of congruent triangles are also congruent। ठीक है ना, मैं तो आपको थ्री एंगल्स थ्री साइड्स कही थी, ये तो ऑल्टीट्यूड एक नई चीज आ गई, तो ये भी होता है कि उसके बारे में हम उसमें कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो वो भी सेम टू सेम होगा, तो ऑल्टीट्यूड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, बात समझ में आ गई, राइट। अब आ जाओ, इसके बाद है नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4, देखो उसने लिखा ना, यूज द बुद्धाइन पाइथागोरस थ्योरम टू शो व्हाई थ्योरम 6 मस्ट बी ट्रू, थ्योरम 6 क्या है, वही है ना, ये वाला हमने जो प्रूव किया है, जो हमारा यूज क्वेश्चन नंबर 1 है ना एक्सरसाइज 5.4 का, ठीक है, इट इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब दो, चलो ये कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, करवाओ,
इसको इस तरह से करेंगे। एक्सरसाइज 5.4, जब हमने थ्योरम को एक्चुअली यूज करना है टू शो व्हाई थ्योरम 6 मस्ट बी ट्रू, तो इसमें ना थोड़ा प्रैक्टिकली नहीं, थोड़ा हम लोग इस तरह से यूज करेंगे कि आ गया ना हमारे पास, राइट। सो वी आर टेकन ओ एज द सेंटर, एंड फिर हम ड्रॉ करते हैं दो कॉर्ड्स, इसको अलग अलग नाम देते हैं, ठीक है। ये ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, और ये पाइथागोरस थ्योरम करने को कहा है, तो ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल तो ड्रॉ करना ही है ना ये। तो मैं अब इसमें नाम ले रही हूं, ये ए बी सी डी एंड पॉइंट ओ। समझ में आ गया? दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज एन, ठीक है। तो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी, एंड वी आर गिवन ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स है, हमें बताना है कि यहाँ इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए, तो मतलब टू प्रूव है ये हमारा ओ एम इक्वल टू ओ एम। अच्छा, मैं थोड़ी सी चालू हूं ना, मैं इस नंबर्स लेके सॉल्व कर दूं कि ये इसको 5 लिया, इसको मतलब अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से चलूं कि रेडियस को 5 लिया, आई टेक सी डी एज 4, तो ए बी भी 4 आ गया, देन आई फाइंड दिस सेंटर, ठीक है। या इसको इस तरह से करना होता है कि ए बी की लेंथ मैंने अभी मार्क नहीं की, तो मैंने कहा ये डिस्टेंस हमारा 4 है, तो ये सॉरी ये डिस्टेंस 8 है, तो ये 4 आ गया, एंड दिस डिस्टेंस विल बी 3। नाउ टेक अनदर कॉर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस थ्योरम के साथ ये 4 आ गया, 4 एंड 4 8 हो गया, तो ये हमारा काउंटर व्यू होता है। पर इसको मैं न्यूमेरिकली नहीं, आपको ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना सिखाऊंगी पाइथागोरस थ्योरम के साथ। तो हमने ना क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ओ एम इक्वल टू एन, तो आपने क्या लेना है, सबसे पहले तो प्रूफ में लिखना है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। तो जो हमारा ए एम है वो हाफ है ए बी का, और जो सी एन है वो हाफ है सी डी का। एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्यों ए बी और सी डी लेती हूँ, इतने सालों से ले रही हूँ, तो ये तुक्के से याद ही है। सी एन इज हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ सी डी, है ना, तो वो इंट्यूटिवली वो अपने आप आ जाता है, राइट। तो दिस इज वजह से कि आप जो नंबर्स लेते हो ना, जैसे पैरेललोग्राम लेते हो, तो एबीसीडी ले रहे हो तो एबीसीडी ही लेते रहो थ्रू आउट। बात समझ में आई? तो ए एम इज हाफ, और मुझे पता है कि ए बी और सी डी इक्वल है, देयरफॉर मींस हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू सी एन, ठीक है। फिर कोई भी ट्रायंगल ले लो, लेट मी टेक इट ए एम ओ, AO square is equal to OM square plus AM square, ठीक है। और ऐसे ही एक और ट्रायंगल बन रहा है हमारा CNO, जिसमें मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, तो मैं लिखूंगी OC स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर, ठीक है। AO इज इक्वल टू CO, और यहां पे लिखोगे बाय बौद्धयन पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये रीजन मैंने लिख दिया, ठीक है, यहां पे लिख देना बच्चों। अब देखो AO और OC इक्वल है, ठीक है, एंड AM एंड CN इक्वल है। So therefore, AO square is equal to CO square and AM square is equal to CN square. तो ये 1 and 2, using this information in 1 and 2, मैं कह रही हूं AO और OC इक्वल है, ठीक है। तो कैन आई से कि OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर, है ना, क्योंकि हमारा एओ और सीओ, एओ स्क्वायर और सीओ स्क्वायर इक्वल है, तो ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। इसकी वैल्यू ये थी, हमने पुट कर दी, इसकी वैल्यू ये थी, हमने यहाँ पुट कर दी। ऑल्सो हमें पता है कि ए एम स्क्वायर एंड सी एन स्क्वायर भी इक्वल है, तो ये भी कैंसिल कर दिया।
बात समझ में आ गई? इसको थोड़ा सा और रिफाइंड वे में लिखवाओ। बस ये स्टेप, काटना मत कुछ भी। आप कुछ नहीं काटोगे, आप इसे ऐसे ही लिखोगे। ठीक है? आप लिखोगे AO स्क्वायर इज इक्वल टू CO स्क्वायर, विच मीन्स OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। काटना मत, इसी को रिफाइंड वे में लिखना है। कभी भी कटिंग जो है ना क्वेश्चन पे, कम से कम करनी चाहिए। ठीक है? और ऑल्सो AM is equal to CN, which means AM square is also equal to CN square। तो यहां से ये दोनों भी इक्वल है। ठीक है? तो कैन आई से OM स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर, या फिर जिससे आ गया OM इज इक्वल टू ON। तो वही बात हुई कि कॉर्ड्स इक्वल है तो उनके डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर और ऑल्सो इक्वल। देयरफॉर इक्वल chords are equidistant from the center। समझ में आ गया इतना सबको? मुझे सिर्फ क्लास 10th के साथ टाइमिंग डिस्कस करनी है, बिकॉज उनकी ऑल्टरनेट ट्यूशंस हैं काफी। ठीक है? सो आई लेट यू नो द टाइमिंग्स प्लीज। कल सबने आना है। 1 घंटे में फटाफट से पेपर चेक करेंगे, पेपर्स के बाद